So now we will discuss some questions and I'll give you my answer, what answer I have written on it. So I'll first read out a practical question of a criminal related to criminal procedure code, and I'll read the facts and then I'll explain the facts, then I'll give you the answer. So facts कुछ ऐसे हैं. The accused was charged of committing murder during his bail application and also while opposing the remand application. The accused has already clearly specified that at relevant point of time he was sitting at collector's office with collector and two other officers. So एक accused है इस केस में, उसके ऊपर चार्ज है मर्डर का, और बेल एप्लीकेशन और रिमांड एप्लीकेशन के टाइम, जब बेल एप्लीकेशन और रिमांड एप्लीकेशन के टाइम उसने ये सीधी प्ली ऑफ एलिबाई ली थी कि वो जब ऑफेंस हुआ था वो कलेक्टर के ऑफिस में था और एंड सिटिंग विद टू अदर पर्सन एंड विद द कलेक्टर इटसेल्फ. सो अब ट्रायल, इसके बाद बेल एप्लीकेशन उसकी रिजेक्ट हुई है, जो भी है वो हमें नहीं बताया, सिर्फ इतना फैक्ट बताया. अब केस पहुंच गया ट्रायल स्टेज में. एट द ट्रायल स्टेज द प्रोसिक्यूशन डिड नॉट गेट द कलेक्टर और हिज ऑफिसर्स एग्जामिन्ड. प्रोसिक्यूशन स्टेज में जो प्रोसिक्यूशन ने कलेक्टर और उसके जो टू विटनेस हैं, उसके जो और भी दो लोग थे, कलेक्टर और उसके जो ऑफिसर हैं जिन्होंने बेल एप्लीकेशन के टाइम ये बोला था कि हाँ जी ये यहाँ बैठेगा, प्ली ऑफ एलिबाई लेने के लिए उसकी हेल्प करी थी. प्रोसिक्यूशन ने उसको, उन दोनों को एग्जामिन नहीं किया. At the defense evidence stage, the accused proved his plea of alibi by producing the two officers from the collector's office. और डिफेंस एविडेंस के स्टेज में जो अपना accused है उसने plea of alibi प्रूव कर दी by calling the two witness which he called initially in the bail application and in the remand application at that time. वही दो विटनेस को ला के उसने plea of alibi प्रूव कर दी. Now the question is, the prosecution now applies for the summoning of the collector himself to disprove the plea of alibi. अब prosecution plea of alibi को disprove करने के लिए collector itself को बुलाना चाह रहा है as a prosecution witness, ताकि वो defense की जो plea of alibi उसको disprove कर सके. The accused contends that this would amount to rectification of a mistake and hence shall not be allowed. एक्यूज कर रहा है कि ये रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि आउट ऑफ टर्न वो कॉल कर रहा है और उसको पहले कॉल करना चाहिए अपने प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज में. अब डिफेंस एविडेंस स्टेज चल रहा है तो अब वो कलेक्टर को क्यों कॉल करना चाह रहा है. तो क्वेश्चन ये है. अब इतने फैक्ट्स पढ़ के हमें ये समझ आ रहा है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड, अब ये कॉलिंग ऑफ विटनेस की बात हो रही है तो डायरेक्टली रिलेटेड टू सेक्शन 311 ऑफ द CRPC से है. 311 ऑफ CRPC को अब हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो मैंने पहले बताया था आपको कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे. अब इंट्रोडक्शन एक लाइन की हम सीधा ये लिखेंगे दैट द फैक्ट्स ऑफ द केस मेजरली रिवॉल्व्स अराउंड सेक्शन 311 ऑफ CRPC एंड इट्स इंटरप्रिटेशन. तो इतना लिखने से हमें ये पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि हाँ ये वही जगह पहुंच गया है. 311 की जो मैं सोच रहा था इंटरप्रिटेशन ये करेगा, ये जो स्टूडेंट है वही करने जा रहा है. अब इसके बाद डायरेक्टली हम जंप करेंगे इशू पे. द मेन इशू, अब हम सीधा ये इशू नहीं बनाएंगे कि वेदर दी एप्लीकेशन अंडर 311 शुड बी अलाउड और नॉट. हम इसको बिल्कुल पिन पॉइंटेड जो भी फैक्ट्स डिसाइड करने हैं हमें इन ऑर्डर टू अलाउ द एप्लीकेशन, हम उसको मेंशन करेंगे. अब हमें कौन कौन से फैक्ट मेंशन करने हैं, फैक्ट को एनालाइज करना है इन ऑर्डर टू अलाउ द एप्लीकेशन ऑफ 311. पहला तो ये फैक्ट हमें एनालाइज करना है कि क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ अ मिस्टेक हो रही है, और दूसरा फैक्ट है कि क्या अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक हो भी रही है तो क्या एप्लीकेशन अलाउ की जा सकती है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और नॉट. सो यही दो पॉइंट एनालाइज कर रहे हैं तो इन्हीं दो को हम इशू बना देंगे. तो फर्स्ट इशू विल बी समनिंग ऑफ कलेक्टर, whether summoning of collector would amount to a rectification of prosecution mistake or not. Second, whether if
even if it amounts to rectification, whether the collector shall be summoned in the interest of justice or not. ठीक है, अब हम आंसर पे, अब जब होता क्या है कि अब इसके बाद हम सीधा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इशू हम ऐसे करके भी अपना आंसर लिख सकते हैं कि हम एक एक इशू को इंडिपेंडेंटली डील करें, या हम ऐसे कर सकते हैं कि दोनों इश्यूज को एक साथ डील करके एंड में बता दें कि इशू 1 एंड 2 डिसाइडेड नेगेटिव और अफर्मेटिव। अब इस केस में अब मैंने ऐसे किया कि मैं पहले इशू को इंडिपेंडेंटली डील करूँगा। तो पहला इशू ये था हमारा, वेदर दी इट अमाउंट्स टू रेक्टिफिकेशन और नॉट। सो अब पहले हमें ये समझ ही आ रहा है कि अब ट्रायल स्टेज में अब प्रोसिक्यूशन एविडेंस जब हो रहा है तो उसको तो पता नहीं है कि वो प्ली ऑफ एलिबाई आगे चल के लेगा कि नहीं लेगा। अब बेल एप्लीकेशन जो है और रिमांड एप्लीकेशन वो ट्रायल का पार्ट नहीं है, चाहे उसने बेल एप्लीकेशन और रिमांड में प्ली ऑफ एलिबाई ली है, पर इसकी इस वजह से ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी नहीं है कि वो ट्रायल के टाइम भी पहले ही प्ली ऑफ एलिबाई जबकि वो प्रूव हुई नहीं है उसी को डिसप्रूव करने के लिए अपने विटनेस ले आए। अब जब डिफेंस विटनेस ने सॉरी अक्यूज ने डिफेंस एविडेंस स्टेज में अपने जो डिफेंस विटनेस बुला के प्ली ऑफ एलिबाई प्रूव कर दिया है एज पर सेक्शन 106 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, so now it's duty on the prosecution to call other witnesses to rebut the plea of alibi taken by the defense. So हम ये इसमें मेंशन करेंगे कि ये कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक नहीं हो रही इसमें। So ऐसे करेंगे। The with respect to first issue, the plea of alibi was taken by accused at the stage of the bail application, and that is not the stage of trial. Rather, it is a pre-trial stage, and the prosecution at the prosecution evidence stage is not liable to disprove the plea of alibi. उसकी कोई ड्यूटी नहीं है प्रोसिक्यूशन स्टेज में कोई ऐसा एविडेंस को डिसप्रूव करने के लिए जो अभी तक प्रूव हुआ नहीं है। अब प्ली ऑफ एलिबाई प्रोसिक्यूशन एविडेंस स्टेज तक प्रूव हुई नहीं है, वो डिफेंस एविडेंस स्टेज में उसने प्रूव किया। Therefore, the prosecution did not commit a mistake in not summoning the collector to disprove the plea of alibi at the prosecution evidence stage. Rather, it is only when the defense has proved the alibi by proving the testimony of the two officers that the prosecution now is required to disprove the alibi. Thus, it will not amount to rectification of mistake when the prosecution applies for summoning of collector. Thus, issue 1 decided in negative. इशू 1 डिसाइड हो गया, ऐसे लिख के हम नेक्स्ट इशू पे जंप करेंगे डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इशू। अब सेकंड इशू ये है कि अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक तो हुई नहीं, अब वेदर द एप्लीकेशन शुड बी अलाउड इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। सो इस पॉइंट में हम कीवर्ड्स भी मेंशन करेंगे, जैसे मैंने बताया था कीवर्ड्स मेंशन करना ज़रूरी है, उसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, बेयर एट इन शार्पनिंग। सेक्शन 311 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हेयर इन आफ्टर CRPC। अब ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी है, जितने भी जजमेंट होती हैं सारे जजेस ऐसे लिखते हैं हेयर इन आफ्टर CRPC, क्योंकि शॉर्ट में होता है, जल्दी जल्दी लिखने में मदद मिलती है। क्लियरली लेज डाउन इन द लेटर पार्ट दैट द कोर्ट शैल समन अ विटनेस इफ इट फाइंड्स to be essential for the ends of justice. The phrase used in section 311 letter part is just decision of the case. अब हमने वो इन्वर्टेड कॉमा में कीवर्ड्स डाल दिए, जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। अब इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा जस्ट डिसीजन ऑफ केस का मतलब क्या है। जस्ट डिसीजन ऑफ द केस मीन्स डूइंग अ बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ द पार्टीज इन दैट पर्टिकुलर केस। बोथ द पार्टीज shall be given an equal opportunity to produce their evidence. The court shall allow such evidences which are found to be essential for a complete justice in the case. जस्ट डिसीजन का मतलब ये कि हर पार्टी को फेयर ट्रायल देने का, मिलने का पूरी अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि दोनों पार्टी के साथ जस्टिस हो, दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंस विटनेस को बुला सके, अपने जो भी रेलिवेंट फैक्ट है उसको प्रूव करने का दोनों पार्टी का पूरा मौका देना है। सो जस्ट डिसीजन ऑफ द केस ये का मीनिंग। The court shall allow all such evidences which are found to be essential for complete justice in the case. Section 311 of CRPC gives a special power to court. Section 311 of CRPC gives a special power to court to summon or re-summon witness at any stage of the proceeding, either suo motu or an application of the parties. अब इसके बाद हम ये तो हमने लॉ लिख दिया,
अब इसके बाद हम फैक्ट से डील करेंगे, जो फैक्ट दिए हैं उसको लॉ के साथ अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से वो शुरू हो रहा है एप्लीकेशन का। नो डाउट इन द प्रेजेंट केस द प्रोसिक्यूशन कुड हैव अप्लाइड फॉर समनिंग ऑफ द कलेक्टर under section 230 of the CRPC at the prosecution evidence stage, but the occasion for that did not arise, as that will arise only after the defense has proved the plea of alibi. The two officers of the collector's office were produced by the defense and have given testimony in support of the accused. Thus, it becomes essential to now record the testimony of the collector, who was the head of the office and is expected to reveal the real facts. Hence, the application of 311 should be allowed. Issue 1 decided in affirmative. तो इसमें हमने यही बताया उसको कि अब प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी तो है नहीं, अब जब डिफेंस स्टेज में प्ली ऑफ एलिबाई प्रूव हो चुकी है तो तभी जो कलेक्टर है उसको प्रोसिक्यूशन एविडेंस में प्रोसिक्यूशन एज ए विटनेस कॉल करना चाह रहा है, ताकि वो एक तो हेड है ऑफ उन दोनों का और वो रियल फैक्ट बता सकता है, ताकि उनकी जो प्ली ऑफ एलिबाई है उसको रिबट किया जा सके। सो ये एक थ्योरेटिकल आंसर लिखने का एक तरीका है। अब मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश जुडिशियल 2019 सिविल क्रिमिनल लॉ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2A। A, armed with a pistol, breaks into a house at midnight to commit robbery. B stands guard at the door to facilitate the robbery. The house inmates are awakened by the commotion and resist the robbery, and in the process, A kills one of the house inmates. A was held liable to murder. Decide the liability of B. You are required to supplement the decision with relevant provision, case law and cases. सो सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन इंटेंशन का क्वेश्चन पता ही चल रहा है सीधा सीधा। तो इसमें हमने यही फैक्ट है कि ए और बी दोनों एक रॉबरी कमिट करने गए, जिसमें ए ऊपर चला गया टू कमिट दी एक्चुअली कमिट दी ऑफेंस एंड बी नीचे खड़ा खड़ा स्टैंड्स गार्ड एट द डोर टू फैसिलिटेट द रॉबरी। अब इसी को फैक्ट्स को हम एनालाइज करेंगे। पहले वही इंट्रोडक्शन 2 लाइन में लिख देंगे। द मेन क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड इज वेदर B can be held liable by applications of principle of section 34 under Indian Penal Code hereinafter IPC. So इसके बाद issues पे jump करेंगे। Whether B was actively participating in the offence, यही हमें डिसाइड करता है। B वही फैक्ट है जो हमें डिसाइड करनी है लाइबिलिटी अंडर सेक्शन विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 34। और दूसरा फैक्ट है कि वेदर बी हैज़ कॉमन इंटेंशन टू कमिट द मर्डर। यही दो चीज़ों की बेसिस पे हम लाइबिलिटी ऑफ बी डिसाइड करेंगे। अब इस केस में विद रिस्पेक्ट टू इशू 1 और 2 लिख के अब मैं दोनों के एक साथ डील कर दूँगा। अब पहले मैं लॉ पॉइंट लिखूँगा। द सेक्शन 34 ऑफ IPC is a rule of evidence which talks about a constructive liability of a person who have actively participated in the offence will be held liable for the same offence as the main offender. The purpose, अब मैं purpose से बात कर रहा हूँ, purpose बात बता रहा हूँ। The purpose to punish those who has helped in the bringing of crime to its logical conclusion, as held in the case of Mehboob Shah versus King Emperor. The purpose is to punish those who has helped in bringing the crime to its logical conclusion. ये purpose है section 34 का। Court held that word criminal act, इसमें भी criminal act को मैं keyword उठा के explain करूँगा। Criminal act involves plurality of the action wherein the main offence is committed by one person and complementary conduct to facilitate the main offence is committed by the other person. Moreover, act has to be done in furtherance of common intention, which can be on the spot or formal one. अब मैं facts को deal करूँगा with law. In the present case, when A enters with pistol, B actively stands guarding the gate. Such conduct is relevant under section 14 of showing intention of B.
अब सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा हूँ। सेक्शन अब ये हो गया इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शन ऑफ बिटवीन द वेरियस सेक्शन ऑफ द लॉ। सेक्शन 14 of the Indian Evidence Act showing the intention of B that he has connivance with A in commission of offence of robbery. Moreover, murder is a probable consequence of a robbery, and when murder is committed, no conduct was no conduct was done by B to give an inference that he never intended to commit a particular offence or a crime. Likewise, he remains guarding the gate so that no one gets out from the house, and to give logical conclusion to the crime. This shows that B actively participated and have common intention to commit the crime. Thus, B is an accomplice of first degree and should also be liable for the murder. Thus, issue 1 and 2 decided in positive. मतलब actively participation भी prove हो रहा है और common intention भी prove हो रही है। ये दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन is related to the amendment under section 6 of Hindu Marriage Act, the 2005 amendment. So it's a short question, and they are basically asking to elaborate the principles of amendment. So I'll discuss this also. The Amendment Act of 2005 have brought a sea change in the family arrangement of Hindus by making daughter a male co-partner as the co-partner in their father's property. The purpose यहाँ भी mention करेंगे of the enactment is to bring Hindu personal law in line with constitutional provisions and principle of right to equality and equal protection of law under Article 14 of the Constitution and Article 15 clause 3 wherein special laws can be made for women. अब इस तरह हमने देखो इंटरलिंकिंग किया हिंदू मैरिज एक्ट का और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का। इसी तरह हम प्रीएम्बल को भी यूज कर सकते हैं जैसे मैंने आगे किया। And the principle enshrined in the preamble of the social justice. In the preamble of social justice for inverted commas to every citizen of the country. Section 6(1) declares that daughter of every male co-partner have a birthright in a co-partnery property and is a co-partner in the father's joint family property. Though such right is given to a